हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल इन दिस वीडियो। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं एमैटियर ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पर डिस्कशन करने वाला हूं इलेक्ट्रोस्टैट्स के टर्म्स में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, यह प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि इफ़ मोर देन टू चार्जेस मोर देन टू चार्जेस दो चार्ज जब इंटरैक्ट करता है तो उन दोनों के बीच जो इंटरैक्शन फोर्स होता है उसे हम लोग कुलॉम्स लॉ से डिराइव करते हैं। कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में डिराइव करते हैं। इन दोनों के वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं। अब आज का केस ये है कि इफ़ मोर देन टू चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, यानी अगर हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेस का सिस्टम है और वे लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द गिवन चार्ज is the vector sum of individual forces, ये individual of the individual forces exerted by other charges on the given charge। लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है कि अगर दो से ज़्यादा चार्जेस का सिस्टम है और वे लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा किसी पर्टिकुलर चार्ज पर, वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। बाकी जो चार्जेस हैं वे लोग इंडिविजुअली कितना फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को फाइंड करेंगे, सबके अलग अलग फोर्सेस को फाइंड करेंगे और फिर उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में हैं, तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और एक सिंपल से सिस्टम के साथ शुरू करते हैं जहाँ पर तीन चार्जेस का एक सिस्टम है, ए, बी एंड सी। ए पे Q1 चार्ज है, बी पे Q2 चार्ज है और सी पर Q3 चार्ज है। ये सारे जो हैं लाइक चार्जेस हैं, यानी एक तरह के चार्जेस हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिपल्सन फोर्स काम करेगा। ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब ओरिजिन से ये ए जो है ये R1 पोजीशन वेक्टर पर है, ये बी जो है ये R2 पोजीशन वेक्टर पर है, ये सी जो है ये R3 पोजीशन वेक्टर पर है। तो अब हमें सी पॉइंट पे जो Q3 चार्ज है वो हमारा गिवन चार्ज है, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लिए। क्या एज्यूम कर लिए कि ये जो सी पॉइंट पे Q3 चार्ज है, इस पर बाकी चार्जेस के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये हम लोग फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है ये फाइंड करेंगे, फिर ये चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है ये फाइंड करेंगे और दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि पॉइंट ए में जो Q1 चार्ज है वो पॉइंट सी के Q3 पे कितना फोर्स लगाता है। तो इससे हम लोग अलग से ले लेते हैं।
ये हमारा एक्स वाई जेड, ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। ये जो पोजीशन वेक्टर है ये है R1 वेक्टर, और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये है R3 वेक्टर, और ये लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ, यूजिंग कूलॉम्स लॉ, यूजिंग कूलॉम्स लॉ, फोर्स। अब देखिए किस पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट सी पे फोर्स लग रहा है, यानी Q3 पे फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, पॉइंट ए पे जो Q1 चार्ज है वो लगा रहा है। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू, तो ये K हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। हम लोग ऐसा एज्यूम किए हैं कि ये मीडियम जो है ये फ्री स्पेस है। तो K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये R1 वेक्टर है और ये R3 वेक्टर है ना। तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर है उसके हेड पर अगर किसी दूसरे वेक्टर के टेल को हम लोग पटक दें, दूसरे वेक्टर के टेल को अगर हम लोग पटक दें, तो इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का हेड जो होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। यानी अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इस वेक्टर के हेड पर हम लोग दूसरे बी वेक्टर का टेल रख दें, तो इस पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। यानी कि अगर ये जो पोजीशन वेक्टर है जो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसकी डायरेक्शन को अगर हम लोग ऐसे लें, ए से सी की तरफ जाते हुए, RAC यानी ए से सी की तरफ जाने वाला पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग लें, तो क्या होगा, ये वेक्टर इस पे इसका टेल, तो इसके टेल को और इसके हेड को जोड़ने वाला लाइन, अगर इसको हम लोग R13 लें, यानी 1 से 3 की ओर जा रहे हैं, तो R13 लें, तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R1 वेक्टर प्लस इसको हम लोग क्या लिए हैं, R13 वेक्टर, R13 वेक्टर इज इक्वल्स टू R3 वेक्टर। यानी कि R1 वेक्टर नहीं, R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू R13 वेक्टर। यानी R13 वेक्टर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और R13 वेक्टर का जो मॉड होगा वो R13 का मैग्नीट्यूड होगा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। अब इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यानी यहाँ पे इस फोर्स का एक डायरेक्शन देना ज़रूरी है। तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ए सी पे फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगाएगा, और सी ए पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। रिपल्सन होगा दोनों फोर्सेस के बीच, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो जो वेक्टर इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है हमारा F31, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर ढूंढिए। तो R13 वेक्टर जो है, R13 वेक्टर जो ये वेक्टर है, इसमें अगर हम लोग एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे लें, R13 कैप,
तो ये हो जाएगा। अब ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख लिए। अब R13 वेक्टर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम A कैप इज इक्वल्स टू A वेक्टर डिवाइडेड बाय A वेक्टर का मॉड। ये अगर हम लोग यूज़ करें, वी हैव R13 वेक्टर R13 कैप इज इक्वल्स टू R13 वेक्टर डिवाइडेड बाय R13 वेक्टर का मॉड। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म को अपने वेक्टर वाले फोर्स वेक्टर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, यानी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू के Q1 Q3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या आया था, R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब इसका मॉड है के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर क्या था, R13 कैप। तो यूनिट वेक्टर जो अभी हमने दिखाया कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर बाय वेक्टर का मॉड। तो ठीक उसी तरीके से R13 वेक्टर डिवाइडेड बाय R13 वेक्टर का मॉड। अब ये जो R13 वेक्टर है इसका वैल्यू क्या है, R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये जो इसका मॉड है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। तो ये जब इसका R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर जब इस R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब, और ये K, ये Q1, ये Q3, और यहाँ पर R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर रह जाएगा। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, हम लोग K Q2 Q3 R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब। फिर से उसी तरह यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन का यूज़ करेंगे और वेक्टर लॉ का यूज़ करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके हम लोग ये नहीं, यहाँ पे एक ऐसे ऐसे, तो यहाँ जो जैसे हम लोग उस टाइम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके हम लोग निकाले थे इसका मैग्नीट्यूड, वैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये आएगा R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आएगा। तो अब हम लोग फोर्स ऑन गिवन चार्ज 3 निकालते हैं। तो क्या निकलेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। क्या था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डेफिनेशन कि इफ मोर देन 2 चार्जेस आर इंटरैक्टिंग देन द फोर्स ऑन द गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अदर चार्जेस। तो यही हो गया, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो वैल्यू अगर लिखेंगे तो K और Q3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे Q1 डिवाइडेड बाय R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब, और यहाँ पर R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फिर ये प्लस यहाँ पे Q2 आ जाएगा। तो R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और यहाँ पर R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का क्यूब। ये हो गया F3 वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन। अब ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि n चार्जेस का सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम है जहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस है। ये किसके लिए था, 3 चार्जेस सिस्टम था। अब अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि n चार्जेस सिस्टम है, तो और हमारा जो गिवन चार्ज है यानी जिस पर हमें फोर्स निकालना है, बाकी सारे चार्जेस वो फिर से 3 ही है। एक कोई सी पोजीशन पे Q3 चार्ज है, हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि इसी
पे निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, F3 ड्यू टू 1 प्लस F3 ड्यू टू 2 प्लस F3 ड्यू टू 4, क्योंकि 3 पे तो निकालना ही है, प्लस डॉट 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 F/3 ड्यू टू n। और वैसे ही वेक्टर लॉ का यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन देख के यूनिट वेक्टर लगाएंगे और फिर यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन को यूज़ करके वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमें फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स का एक्सप्रेशन मिल जाएगा कि वो पर्टिकुलर चार्ज गिवन चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है। उसके बाद सारे इंडिविजुअल चार्जेस को हम लोग वेक्टर सम कर देंगे। तो हमें गिवन चार्ज पर, जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, बाकी सारे चार्जेस मिलके उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये निकल जाएगा। तो क्या करना है, पहले बाकी अदर चार्जेस के द्वारा उस गिवन चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहे हैं वे लोग इंडिविजुअली फाइंड करना है और फिर सबका वेक्टर सम कर देना है। तो ये हो गया। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। अब अगले वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। सो इनकन्वीनियंस के लिए मुझे खेद है कि मैं अपने ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड के साथ नहीं आ पा रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली पालन करें। और एट लास्ट, विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।